शुभाशीष प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे समय के बाद हम फिर अब अध्ययन अपना शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं हिंदी कोर आरोह की कविता पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। तो चलिए विद्यार्थियों, अध्ययन आरंभ करने से पहले हम संक्षिप्त में कवि का परिचय जान लेते हैं। आलोक धनवा जी, इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी, भीगी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है, यह एकमात्र इनका संग्रह है। इनको कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। यह 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी, बहुत प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त कर ली थी। सन 1972-73 में प्रकाशित उनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना था कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। सन 1972 में लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। ये जो पतंग कविता है, जो पाठ्य पुस्तक में ली गई है, आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का एक हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है और जिसके तीसरे भाग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग कवि ने किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की बेक हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसी कविता का अध्ययन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पतंग। कवि कहता है, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है, भादों का महीना बीत गया है, भादों का महीना खत्म हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि श्रावण और भादों के महीने में बहुत तेज बारिश होती है। बारिश के बाद ही शरद ऋतु का आगमन होता है। तो कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया। भादों के महीने के साथ साथ तेज बारिश भी चली गई है, सवेरा हो गया है, मतलब एक नई ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु इतनी उजली थी कि मानो एक बहुत भयानक अंधेरे के बाद सवेरा हो गया। मतलब उस समय बादल नहीं थे आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ था, सूर्य का तेज बिल्कुल अपने पूर्ण रूप में फैल रहा था या बिखरा हुआ था। आगे कवि कहता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु का जो सवेरा है वो एकदम लाल है और कुछ कुछ भूरापन सा लिया हुआ है, अर्थात आसमान साफ है। तो कवि कल्पना करता है कि ये वास्तव में खरगोश की आंखों के जैसा लाल और भूरा है। आगे कवि कहता है,
शरद आया पुलों को पार करते हुए। जो बारिश में पानी भरा हुआ था, जो बाधाएँ थी, उन बाधाओं को, उन पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आ गई है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर-ज़ोर से। शरद का उज्ज्वल मास इस तरह उमंग, उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा गया है कि मानो कोई एक उत्साही बालक, जो बच्चे होते हैं ना, जो बड़े उत्साही होते हैं, कई पुलों को पार करते हुए अपनी एक नई साइकिल लेकर, मतलब नया मौसम आ गया है, नई ऋतु आ गई है, तो नई साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए आ रहा है। और जब वह साइकिल चला रहा है तो क्या कर रहा है, ज़ोर-ज़ोर से घंटियाँ बजा रहा है। और घंटी बजाते हुए, इशारे करते हुए कि चलो एक नए ऋतु का, एक नए मौसम का आगमन हो गया है। किस चीज़ के लिए इशारा कर रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए इशारा कर रहा है कि आओ, अब मौसम साफ़ हो गया है, अब हम पतंग उड़ा सकते हैं। बारिश में पतंग नहीं उड़ सकती है, बारिश के बाद मौसम साफ़ होता है, तो वह पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। तो जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, उनके झुंडों को आपके चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मतलब जो बच्चे हैं उनको इशारा कर रहा है कि आओ, अब आराम से पतंग उड़ा लो। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मैंने बताया था, आकाश एकदम साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है। तो आसमान बिल्कुल साफ है, आकाश बहुत कोमल है और मुलायम है, कहते हैं बिल्कुल मुलायम बना दिया है, बारिश नहीं है, भारीपन नहीं है, कि पतंग ऊपर उड़ सके। किस लिए? कि साफ मौसम में पतंग और ऊंचाइयों पर जा सके, आकाश में पतंग उड़ सके। पतंग क्या है? कवि कहता है, दुनिया की सबसे हल्की चीज, पतले कागज और कमानी से बनी पतंग, हल्की और रंगीन चीज, उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली और बहुत हल्की है, वह उड़ सके आसमान में। और जब पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे क्या करेंगे? खुश होकर, खुशी से, उत्साह से वह सीटियाँ बजाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, किलकारियाँ मारने लगेंगे। पतंग से पूरा का पूरा आकाश ऐसा भर जाएगा कि जैसे वहाँ पतंग नहीं है, वास्तव में वहाँ क्या हो रही हैं? तितलियों को की इतनी नाजुक दुनिया, वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हों और वो पूरा का पूरा आसमान बिल्कुल कोमल हो गया हो, तितली के जैसे बिल्कुल हल्का हो गया हो। ऐसा कवि कहता है। आगे कवि क्या कहता है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास के जैसे कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात उनका शरीर जो होता है ना, वो इतना कोमल होता है, बिल्कुल कपास के जैसे। जिस प्रकार कपास को आप कहीं गिरा देंगे ना तो कोई चोट नहीं लगती, ठीक बच्चों को वैसे कोई चोट नहीं लगती। वह हर प्रकार की चोट सहने के लिए प्रकृति उनको पहले से ही मजबूत बता देती है। उनके जो पाँव हैं वो, उनमें एक बड़ी बेचैनी सी होती है, अर्थात उनमें स्थिरता नहीं होती है, अस्थिरता होती है, जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। मतलब पूरे समय वे भाग दौड़ करना चाहते हैं, घूमते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सारी की सारी धरती घूम आना चाहते हों, या धरती को अपने पास बुला लेना चाहते हों। कभी कहता है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, अर्थात उनके जीवन में मस्ती इतनी अधिक होती है कि उन्हें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती है। उन्हें ना धूप लगती है, ना गर्मी लगती है, ना कठोर छत उनको परेशान कर पाती हैं, ना दीवारें आदि का बोध, उनको कुछ रहता ही नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। कठोर से कठोर छत भी बिल्कुल उनके लिए मुलायम बन जाती है। दिशाओं का उनके लिए कोई बंधन नहीं है।
उनकी लयपूर्ण पदचाप के कारण सारी दिशाएं ऐसी लगती है जैसे एक मृदंग सा बज उठा हो, एक संगीत सा गूंज उठा हो। जब वे चलते हैं झूमते हुए झोंके के समान, तो ऐसा लगता है कि वह सारी की सारी दिशाओं को बिल्कुल लचीला कर देंगे, उसको बिल्कुल हल्का कर देंगे। डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कभी कहता है वे खतरनाक छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी गतिविधियां करते हैं मानो कि वह एक डाल के जैसे लचीले हो गए हैं, और वो उसी लचीली गति से झूल रहे हैं, लटक रहे हैं। इतना खतरा उठाते हुए भी वह क्या करते हैं, वे बचते हैं तो अपने रोमांचित शरीर को की मस्त लय के कारण ही बचते हैं। मतलब जो उनके अंदर उत्साह होता है उसी के कारण वह बच पाते हैं। जब पतंग जैसे जैसे ऊपर जाती है तो उनकी जो धड़कनें होती हैं ना, वो उनको गिरने नहीं देती, उनको रोक लेती हैं, उनको थाम लेती हैं। वे पतंगे मानो अपनी डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाले रखती हैं, मात्र एक धागे से। उस पतंग के धागे से ही जैसे वो सदे हुए हैं, रुके हुए हैं। पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, मानो वह पतंग के साथ साथ खुद उड़ रहे होते हैं। वे अपने शरीर के रोम जो होते हैं ना, जो रोम छिद्र होते हैं उनसे निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे होते हैं, ऐसा कवि कहता है। आगे कवि कहता है अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कह रहा है यूं तो वे कभी गिरते नहीं हैं, परंतु यदि कभी कभार गिर भी गए छतों से, उनके खतरनाक किनारों से नीचे, और बच गए, तब क्या होता है, तब तो वे पहले से भी अधिक निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। वे और अधिक उत्साह के कारण सुनहरे सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका जो उत्साह होता है वह कई गुना बढ़ चुका होता है। ऐसा लगता है सारी की सारी पृथ्वी या तो उनके पास आ जाएगी घूम घूम कर, या वो इतना तेज घूमते हैं कि सारी पृथ्वी को नाप लेंगे। उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों ये वीडियो आपके काम जरूर आएगा। ये कविता समझने में आपको अवश्य मदद मिलेगी। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही अध्ययन सामग्री प्राप्त करते रहिए।